सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को लेंगे जो कि है कविता। यानी कि आज का जो हमारा अध्ययन का विषय होगा बच्चों, वो होगा कविता यानी कि पोइट्री। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कविता हिंदी पद्य साहित्य की एक विधा है। यानी कि हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके दो मुख्य अंग हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने पिछले अपनी क्लास में पढ़ा था निबंध के बारे में, उपन्यास के बारे में, तो ये सब हमारी हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं थी। और आज जो हम लोग कविता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हमारी पद्य साहित्य की एक अत्यधिक विशिष्ट विधा है। इसको हम काव्य के नाम से भी जानते हैं। प्रायः बच्चों अगर ये देखा जाए तो काव्य, पद्य, कविता ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि हिंदी साहित्य में पद्य का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। तो कविता हमारी पद्य साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। कविता में सबसे बड़ी मुख्य बात ये है या इसकी विशेषता ये है कि कविता जो है वो क्या होती है, रस से भरपूर होती है ना। जैसा कि कविता या काव्य के बारे में कहा गया है कि रसात्मक काव्यम, अर्थात जो काव्य होता है वो रसपूर्ण होता है और श्रोता को आह्लादित करने वाला होता है, यानी कि आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो कविता क्या है कि जो मनोभावों की जो व्यंजना करती है वो रसपूर्ण ढंग से करती है। ठीक है, तो कविता हम छंदोबद्ध होती है, अलंकारिक होती है। कविता में उतार चढ़ाव भी होता है और कविता को हम गायन के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना बच्चों। कि जब उतार चढ़ाव है पद्य में या काव्य में, यानी कि आरोह अवरोह है, तो इसका मतलब कि इसका गायन भी संभव है। तो कविता में की ये सारी विशेषताएं होती हैं जो कि उसे गद्य साहित्य से थोड़ा अलग प्रदर्शित करती हैं। यही इसकी एक खूबी है जो कि इसे गद्य साहित्य से थोड़ा अलग मतलब रखती है। तो बच्चों, कविता के बारे में हम लोग ने थोड़ा ये जाना। अब हम देखते हैं कि कविता को और किस रूप में हम ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने अपनी स्क्रीन पे ले रखा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कविता जो है वो मानव मन की अंतर्निहित आकांक्षाओं, पीड़ाओं एवं मनोभावों का अलंकारिक चित्रण है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही इसके संप्रत्यय में बताया बच्चों कि ये अलंकारिक रचना है। इसकी अभिव्यंजना क्या है, छंदोबद्ध है, अलंकारिक है, आरोह अवरोह से भरपूर है ना, यानी उनके सहित है। तो ये अलंकारिक चित्रण है, यानी कि कविता में अलंकार का प्रयोग भी जो है दृष्टिगोचर होता है। और अलंकार का प्रयोग जब होता है तो अलंकार उस विषय को क्या करते हैं, बिल्कुल यानी कि रोचक बना देते हैं, है ना। यानी कि श्रोताओं को उसमें रुचि जो है रुचि की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, तो कविता एक अलंकारिक अभिव्यंजना है। आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कविता कहा है ना। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाक्य जहाँ पे रसपूर्ण होते हैं, श्रोताओं को आनंदित करने वाले होते हैं, वो क्या है, वो हमारा क्या है, काव्य है, यानी कि कविता है। तो वही आचार्य विश्वनाथ ने कहा रसात्मक वाक्य को काव्य या कविता माना है। अब बच्चों हम थोड़ी सी कविता की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि और अन्य विद्वानों ने, हमारे साहित्यकारों ने, गद्यकारों ने या पद्यकारों ने कविता को किस किस रूप में स्वीकार किया है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हम लोग कथन को लेते हैं। उन्होंने कहा कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है ना। मतलब कविता क्या है, मूलतः मूल रूप में स्वाभाविक रूप में हमारे जीवन की क्या है, आलोचना है। मतलब कविता कभी ऐसी भी होती है, कविता दुखांत भी होती है, कविता सुखांत भी होती है ना। कविता में वास्तविक चित्रण भी होते हैं। तो एक प्रकार से हमारे जो जीवन है, जो हमारा वास्तविक जीवन है, इसकी ये आलोचना को प्रस्तुत करने में सक्षम होती है या प्रस्तुत करती है ना। अब इसमें एक कथन हम प्लेटो का लेते हैं। प्लेटो ने कहा कि कविता प्रकृति की अनुकृति है ना। यानी कि कविता क्या है, प्रकृति की, मतलब जो हमारा ये पर्यावरण है, प्रकृति है, इसकी क्या अनुकृति है ना। यानी इसी का कोई ऐसा रूप है जिसकी हम लोग जो प्रकृति को का हम लोग जो रसास्वादन करते हैं, प्रकृति की छटा को जो देखते हैं, उसी की जो हम लोग रचना करते हैं, लेखन, यानी कि उसकी अनुकृति है ना। तो
इस तरह से इन्होंने कविता के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया। अब इसमें सुमित्रानंद पंत आप देखिए, जिनकी कविता है वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा, तो इन्होंने क्या कहा कि कविता का शुभारंभ ही कैसे हुआ, है ना। यानी कविता, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि कविता जब हम लोग लेते हैं तो इसमें संयोग, श्रृंगार रस जो है उसके संयोग और वियोग दोनों पक्ष जो है शामिल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले कविता का जो मतलब शुभारंभ में प्रारंभ हुआ सबसे पहले कहाँ से, वियोगी से, है ना। किसी ने वियोग में कविता की रचना कर डाली, ठीक है। तो ऐसे उसके भाव, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, देखिए बच्चों से कंसेप्ट में कि कविता क्या है, अंतर्निहित आकांक्षाओं, पीड़ाओं और मनोभावों का चित्रण है ना। तो कोई वियोग से इतना मतलब वो जो है व्याकुल हो गया होगा, तो उसने क्या किया, कविता की रचना की। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कविता को विद्वानों ने इस तरह से जो है परखा है या देखा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों कविता शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। यानी कि जो कविता है हमारी, इसका जो हम लोग आपको शिक्षण देते हैं या आप लोग अध्ययन करते हैं, कविता लेखन का काम होता है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसमें हमने निम्नलिखित जो है बिंदुओं को लिया है, आप पुनः अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रमुख बिंदु है, पॉइंट है कविता शिक्षण को लेके, वो है कि छात्रों को रस की अनुभूति कराना, है ना। छात्रों को या श्रोताओं को या पाठक को जो है रस की अनुभूति कराना, है ना। छात्र यानी कि क्योंकि वो छात्र जो है कविता का अध्ययन करते हैं अपने शिक्षण के अंतर्गत, ठीक है। श्रोता जो है वो काव्य पाठ में बैठते हैं, है ना। कविता पाठ होता है, आप देखते हैं बहुत सारे श्रोता होते हैं, और जो लिखित रूप में कविता होती है, जो पाठक होता है यानी जो पढ़ने वाला होता है, वो भी कविता को पढ़ के आनंदित होता है। तो मेन जो मुख्य इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, रसानुभूति कराना या आनंद की अनुभूति कराना, ठीक है। चाहे वो छात्र हो, चाहे पाठक हो, चाहे वो श्रोता हो, ठीक बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि छात्रों की कविता में रुचि जागृत करके उन्हें काव्य रचना के लिए प्रेरित करना। यानी कविता, ये शिक्षा का बहुत मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की हम काव्य में रुचि जागृत कर दें, है ना, पैदा कर दें कि वो काव्य के प्रति क्या हो, उनके काव्य के प्रति वो रुचि लेने लगे, है ना। इससे क्या होगा, वो काव्य के प्रति उनकी रुचि जागृत हो जाए कि वो काव्य रचना के लिए प्रेरित होंगे, छोटी छोटी कविताओं को लिखना वो शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा साहित्य है, जो भंडार है वो विस्तृत होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट है छात्रों में उत्तम गुणों का विकास करना। कविताओं के द्वारा छात्रों में उत्तम गुण के विकास होते हैं, क्योंकि कविताएं भी हमारी बहुत सारी संदेशों को लिए हुए होती, कोई ना कोई संदेश उनमें अवश्य निहित होता है ना। नेक्स्ट है छात्रों का चरित्र निर्माण करना। अब कविता के द्वारा छात्रों का चरित्र निर्माण भी होता है बच्चों, है ना, संभव है, क्योंकि जो हमारी कविता होती हैं वो हमको रसानुभूति कराने के साथ साथ हमको बहुत सारे दिशा निर्देश भी देते हैं, है ना, कि कैसे इस कविता में, अगर ये कविता दुखांत है तो किन कारणों से है ना। तो इन कारण वो उसमें छात्र ये बात मार्क करता है कि उस कविता के अंतर्गत जो पात्र थे उनका चरित्र अच्छा नहीं था, उनके कार्य अच्छे नहीं थे, तो इसलिए ये कविता दुखांत हुई। ये कविता अगर सुखांत है तो उसके अंदर जो भी लोग हैं, जिनका भी वर्णन है या जिस भी व्यक्ति का वर्णन है, उसका चरित्र अच्छा है, इसलिए सुखांत हुई। तो इससे क्या होता है, बालक के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है या चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है छात्रों में देश प्रेम, सहानुभूति, मानव प्रेम की भावनाएं विकसित करना, है ना बच्चों। यानी कि देश प्रेम से अगर ओतप्रोत आप कविता पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, देश प्रेम की भावना जागृत होगी। सहानुभूति की कविता होगी तो आप उसको पढ़ के आपका हृदय सहानुभूतिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। मानव प्रेम की भावना, इस तरह से जो है सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, तमाम इस तरह की कविता के अकॉर्डिंग जो है भावनाएं जो क्या छात्रों में विकसित होती रहती हैं, है ना, प्रेम की भावना आदि आदि। जैसे कि देश प्रेम की भावना, आपने किसी कविता को पढ़ा, हिमादि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो आपके अंदर क्या हुआ, एक जोश आया, देश प्रेम की भावना आपके अंदर एकदम से जागृत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों में अनुभूति की कल्पनाओं की परख विकसित करना। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों में अनुभूति, कौन सी, रसानुभूति या किसी भी प्रकार की अनुभूति तो सहानुभूति भी हमारी अनुभूति है ना, एक प्रकार की, ठीक है। मानव के प्रति प्रेम भी हमारी एक प्रकार की अनुभूति है, फीलिंग्स है ना, हमारी भावनाएं हैं। तो सबसे मेन बात है कि छात्रों में अनुभूति की कल्पनाओं की परख विकसित करना, कि वो इन अनुभूति की जो है परख कर सकें,
है ना, अच्छे बुरे की परख कर सके, सही गलत की परख कर सके, तो ये भी क्या है, कविता हमारे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। जब छात्र काव्य का रसास्वादन करते हैं यानी कविता का अध्ययन करते हैं, तो उनके जो है उनमें क्या होता है कि वो विभिन्न शैलियों से परिचित भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है बच्चों, हमने आपको बताया है कि काव्य में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता है ना। शैलियाँ, तो शैली उस विषय वस्तु के अनुसार ही काव्य में रखी जाती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की कविताओं का अध्ययन करने से विभिन्न प्रकार की शैलियों का ज्ञान बच्चों को होता है, यानी विद्यार्थियों को हो जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है बच्चों कविता शिक्षण के उद्देश्य में, कि छात्रों को भाव भंगिमा एवं उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ करने के योग्य बनाना, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैसे तो बच्चों आपके सारे उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि छात्रों को भाव भंगिमा और उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ करने की प्रेरणा, यानी कि देखिए बच्चों, जैसा कि हम शुरू से बात करते हैं इसके कंसेप्ट के अंतर्गत कि काव्य क्या है ना। काव्य कविता क्या है, वो है जिससे कि जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर श्रोता या छात्र आनंद की अनुभूति करे, रसानुभूति करे। तो जब छात्र कविता पाठ कर रहा है या कोई भी कवि काव्य पाठ कर रहा है, आप मान लीजिए, तो जब तक उसकी भाव भंगिमाएँ उसके कविता या काव्य के अनुरूप नहीं होंगी, तब तक रसानुभूति हो ही नहीं सकती, है ना। इसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि काव्य जो है, कविता सबसे मेन बात है कि इसमें उतार चढ़ाव है, यानी आरोह अवरोह है, यानी कि इसका गायन संभव है। आपने बच्चों ये देखा होगा, आपने बहुत सारे कवि सम्मेलन देखे होंगे, कवि लोग जो कविताएं अपनी प्रस्तुत करते हैं या काव्य को प्रस्तुत करते हैं, वो कितने जोश में और विद एक्सप्रेशंस उसको प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही आरोह अवरोह के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव सीधे रूप में हमारे मतलब उनके श्रोताओं पे पड़ता है, ठीक है। तो भाव भंगिमा के साथ कविता पढ़ने से कविता में चार चांद लग जाते हैं, वो प्रभावशाली रूप में जो है आपके सामने जो है प्रभाव डालने में वो सक्षम होती है, यानी आपको आकर्षित करने में अपनी तरफ वो सक्षम होती है। तो सदैव भाव भंगिमाओं के साथ, उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ करने के योग ही जो है बालक को बनाना है मुझे, ये कविता शिक्षण का उद्देश्य है ना। जैसे कि कविता में, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, देश प्रेम की कविता होगी तो आप जोश के साथ कहेंगे, वीर रस की कविता बहुत ज़ोर शोर से कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वीर रस की कविता आप कहेंगे और चेहरे पे आप करुण रस के भाव लाएंगे, नहीं है ना ऐसा। या आप देश प्रेम की कविता कह रहे हैं और चेहरे पे आपके भाव रौद्र रस के हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि छात्रों को भाव भंगिमाओं के साथ कविता पाठ करने के योग बनाना ही इसका एक क्या मुख्य उद्देश्य है ना। ऐसे तो कविता कोई भी बच्चों आप कल्पना कीजिए, कोई भी सुना सकता है, कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि कविता जो है ये निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, ठीक है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति कविता शिक्षण के माध्यम से सफलतापूर्वक होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि ये कविता यानी कि पोइट्री क्या है ना। कविता हम किसे कहते हैं? कविता यानी कि काव्य और पद्य का भी पर्यायवाची है ना। कविता की कौन कौन सी परिभाषा हैं, यानी कि पद्यकारों ने इन्हें किस किस रूप में लिया है, और साथ ही हमने देखा कि कविता शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से। ये सब विद्यार्थियों आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने कविता के बारे में जो कुछ भी अध्ययन किया, जो कुछ भी चर्चा की, वो स्पष्ट रूप में आपको समझ में आई होगी और आपको कविता के संप्रत्यय और उद्देश्यों को समझने में सहायक सिद्ध हुई होगी। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम के अपने अगले और आखिरी बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।